नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 174 की सेकंड यूनिट और चैप्टर नंबर 5 पे चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन विश्व की सामूहिक धरोहरों को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वैश्विक सामूहिक धरोहर से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, संपत्ति स्वामित्व के आधार पर उसका नामकरण होता है। जैसे कोई संपत्ति अगर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में, तो हम क्या कहेंगे, उसे निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन हो सकता है संपत्ति कई बार क्या हो, एक ग्रुप की हो। कई बार संपत्ति ऐसा भी हो सकता है किसी गांव की हो, तो हम कहेंगे इस गांव की संपत्ति है। हो सकता है कोई संपत्ति ऐसी हो जिस पर कुछ पूरे देश का हक हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। कोई संपत्ति ऐसी हो सकती है जिस पर बहुत सारे देशों का नियंत्रण हो, जैसे कि जो समुद्र है, तो हम क्या कहेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक समुदाय का नहीं, एक गांव का नहीं, एक देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का नियंत्रण होता है। तो हम कहेंगे सामूहिक संपत्ति है, विश्व की सामूहिक विरासत है, विश्व की सामूहिक धरोहर है। जैसे कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका किसी एक की जागीर नहीं है, बल्कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पूरे विश्व की समान संपत्ति। अंतरिक्ष में जो मर्जी वो सैटेलाइट भेजे, वो किसी एक का नहीं, बल्कि क्या है, विश्व की सामूहिक संपत्ति है। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं, जो विश्व में किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सामूहिक संपत्ति है, तो यदि उन्हें नुकसान हो रहा है तो पूरे विश्व का एक समान नुकसान हो रहा है, और अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो पूरे विश्व को एक समान प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इस चैप्टर में यही चर्चा की जाएगी कि आज जो विश्व की सामूहिक धरोहर हैं वो किस प्रकार से समस्याओं में हैं, और क्या उनके समस्याओं में होने से मानव जीवन को भी समस्याएं हैं क्या। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। आई होप सो अब चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना कुल मिलाकर यही बता रही है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा से हम क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि वैश्विक धरोहर वो संपत्ति जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण ना हो, बल्कि किसका हो, पूरे विश्व का नियंत्रण हो, उसे हम वैश्विक सामूहिक धरोहर कहेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले सामूहिक धरोहर के बारे में बताया गया है, जहाँ पर सुसन जे बक ने अपनी एक किताब लिखी है, द ग्लोबल कॉमन्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें उन्होंने दो तरीकों से सामूहिक धरोहर के बारे में बताया कि एक कौन सी संपत्ति होगी जिसे हम सामूहिक कहेंगे, सामुदायिक कहेंगे। तो इसमें इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं, एक अपवर्जन का सिद्धांत और एक घटाव का सिद्धांत। देखिए, अपवर्जन शब्द का मतलब पता क्या होता है? अपवर्जन शब्द का मतलब होता है त्यागना या फिर किसी को मना करना। तो जैसे कोई हमारी निजी संपत्ति है, उससे कोई यूज़ करने आ रहा है, तो हम उसे आसानी से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी संपत्ति का यूज़ करने आ रहा है जो सार्वजनिक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी है, उदाहरण के लिए आपका निजी स्विमिंग पूल है और उसे कोई यूज़ करने आ रहा है, तो आप आसानी से मना कर देंगे ना, चल भाई जा। लेकिन अगर कोई झील है, गांव का कोई सामान्य तालाब है, तो वहाँ लोगों को बाहर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सामूहिकता के सिद्धांत में अपवर्जन कम होता है, यानी कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, जबकि घटाव ज़्यादा होता है। घटाव का मतलब पता क्या होता है? घटाव का मतलब ये होता है जो संपत्ति है उसका कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा हिस्सा खा जाए। लाइक डेट जो हमारी प्राकृतिक संपत्तियां हैं, वो क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर उसका मिसयूज हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया है कि आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में जो आपका लंच है, एकदम से क्या हुआ, आपके दोस्त उस लंच बॉक्स पे टूट पड़े और वो एकदम से सामान सारा खत्म हो गया और आप भरपेट खाना नहीं खा पाए। यानी अपवर्जन का मतलब तो क्या है, त्यागना, मना करना। तो प्राकृतिक संपत्ति जो होगी, जो ऐसे संसाधन होंगे जो सामूहिक है, उसमें अपवर्जन कम होगा, यानी कि आप मना नहीं कर सकते किसी को यूज़ करने से। लेकिन घटाव बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इतने सारे लोग यूज़ करेंगे तो संपत्ति कितनी तेज़ी से घटेगी। तो यहाँ पर अपवर्जन और घटाव का सिद्धांत बताया है किसने, सुसन जे बक ने अपनी किताब द ग्लोबल कॉमन्स एंड इंट्रोडक्शन में। आई होप सो आपको अपवर्जन का ही मतलब पता चल गया होगा और आपको घटाव का सिद्धांत भी पता चल गया होगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे जंगलों, गाँव में जो जंगल है, वो जो संसाधन है वो सामूहिक संसाधन है, कॉमन पूल है। प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति ना सीमित मात्रा में फल या संसाधन इकट्ठा करने का अधिकारी है, इसलिए यहाँ पर अपवर्जन कम है। आप मना नहीं कर सकते ग्रामीण वालों को, वो जाएंगे वहाँ से लकड़ी भी इकट्ठी करेंगे, फल भी इकट्ठे करेंगे। लेकिन कई बार फल इतने ज़्यादा इकट्ठे कर ले जाएंगे, संसाधन इतने ज़्यादा इकट्ठे कर ले जाएंगे, वो दूसरों के लिए आगे चलकर उपलब्ध नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे ही नहीं।
तो ऐसे में गांव के जंगल जो है ये ना सामूहिक धरोहर हैं। यहाँ पर अपवर्जन क्या है भाई, कम, यानी कि मना आप कम करोगे, लेकिन घटाव कितना ज़्यादा है। तो जहाँ पर अपवर्जन कम होगा और घटाव ज़्यादा होगा हम उसे कौन संपत्ति कहेंगे, सामूहिक। लेकिन ये तो होगी सामूहिक धरोहर की बात। अब हम बात करेंगे संसाधनों की। तो देखो, संसाधन एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग कोई भी जीवित प्राणी अपनी ज़रूरतों के लिए करता है। अगर आप YouTube का यूज़ भी कर रहे हो तो आपके लिए एक रिसोर्स है। मैं इस PDF का यूज़ कर रहा हूँ ना, ये भी एक संसाधन है। तो हर एक वस्तु जिसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, जीवित प्राणी जो है वो ज़रूरतों के लिए पूरा कर रहा है, वो संसाधन है। हो सकता है वो प्राकृतिक हो सकता है वो मानव निर्मित हो। हम यहाँ प्राकृतिक की बात करते हैं तो हवा है, पानी है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, तेल है, लोहा है, कोयला है, ये सब हमारे कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। अब ऐसे में जहाँ ये संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे मछली महासागरों में पाई जाती है तो महासागर क्या है, संसाधन क्षेत्र है, सामूहिक धरोहर है। हर एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए वहाँ जा सकता है। गांव का तालाब भी सामूहिक धरोहर है, बड़े बड़े विशाल समुद्र भी सामूहिक धरोहर हैं। अब बात आती है वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है, जिसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं। तो संपत्ति के जो अधिकार हैं वो व्यक्तियों में ना हो, व्यक्तियों समूह में ना हो, राष्ट्रों में ना हो, बल्कि क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय भी ना हो। क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है 4 या 5 देशों का जिस चीज़ पर नियंत्रण होगा वो अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है। लाइक दैट जब हम अरब सागर की बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, तो जो जो देशों की सीमाएं इन महासागरों के पास हैं उन देशों का नियंत्रण यहाँ के संसाधनों पर भी है। लेकिन तो ये अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति हो गई, लेकिन वो संपत्ति इस पर पूरे विश्व का नियंत्रण है, वो होगी वैश्विक संपत्ति। यहाँ पे यही बताया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति और वैश्विक संपत्ति में अंतर क्या है। यहाँ पर वैश्विक संपत्ति के 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे। 5 महासागर हैं हमारी दुनिया में, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप, हमारा एटमॉस्फेयर और अंतरिक्ष, ये सब किसी एक की संपत्ति नहीं है, सबकी संपत्ति है। अगर फायदा होगा तो सबका होगा, नुकसान होगा तो सबका होगा। देखिए, यदि आपको लेक्चर ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। 80% लोग वीडियो लगभग वो देख रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। द बुक सोसाइटी के नाम से है हमारा इंस्टा अकाउंट, जहां डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आगे चैप्टर में ये बता रहा है कि हाल ही के वर्षों में साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ गति से वृद्धि हुई है, तो संसाधनों की मांग भी बढ़ी है। जैसे जैसे हम विकास करेंगे वैसे वैसे रिसोर्सेज की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे में क्या होगा, जो वैश्विक सामूहिक संपत्ति है इसमें परिवर्तन भी होंगे। बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनका यूज़ ज़्यादा कर लेंगे। अल्पविकसित देशों के पास इतनी तकनीकी नहीं होगी कि वो इनका यूज़ कर पाएँ। ऐसे में विश्व में एक समस्या आ जाएगी। अब देखिए, इतना तो पक्का है कि आज जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि 30 सालों के अंतर एक लंबी समय अवधि में, जिसे हम मैक्सिमम 30 ईयर ले लेते हैं, तो 30 सालों में जलवायु में क्या परिवर्तन आया, तो जो परिवर्तन को हम एनालाइज करते हैं वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है। लेकिन ये निगेटिव वे में होता है तो दिक्कत होती है, पॉजिटिव वे में तो अच्छा, लेकिन पॉजिटिव वे हो ही नहीं सकता क्योंकि जनसंख्या इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है, औद्योगिकरण इतनी तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो यहाँ हमें यह समझाना चाहेगा कि क्या कि वर्तमान में विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज बहुत तेज़ गति से बढ़ रही हैं, ये भी हमें पता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं, जैसे कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ। 100 से भी ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में इस चीज़ पर चिंता व्यक्त की गई कि भैया अगर ग्रीन हाउस गैसेज इतनी तेज़ गति से ही बढ़ेंगी, ग्लेशियर इतनी तेज़ गति से ही पिघलेंगे, ओजोन परत में ऐसे क्षय होता जाएगा तो एक दिन मनुष्य का जीवन खतरे में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इन ग्लेशियर्स यानी कि सामूहिक संपत्तियों को बचा सकें, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसे बचा सकें, वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है उसे बचा सकें। तो इसके लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए कि हमें पहले लोगों को जागरूक करना होगा इन संसाधनों के बारे में। क्योंकि देखो, हमारे ना जो पर्यावरण है उसकी एक कैपेसिटी है कि अगर जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है वो उसे उसी में अवशोषित कर सकता है हमारा वायुमंडल, लेकिन कार्बन अंधाधुंध होगा तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि उसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि देखो, अगर हर तरफ पेड़ ही पेड़ होंगे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी होगी, तो अपना काम भी तो करेगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देगी। आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन करेंगे, CO2 बढ़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा, वो उसे ख़त्म भी करेगा। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी, औद्योगिकरण बढ़ता जाएगा और वन कटते जाएंगे,
तो प्रदूषण तो एक तरफ होता ही जा रहा है, लेकिन उसे अवशोषित करने वाला कोई नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर पानी थोड़ा सा कहीं गिर भी जाए तो खुद ही सूख जाएगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा गिरा दोगे कहीं पर तो थोड़ी सी वो तो बहने लग जाएगा। तो हर चीज़ की एक ना मात्रा होती है, एक कैपेसिटी होती है, क्षमता से ज़्यादा हो रहा है इस समय। तो जलवायु परिवर्तन इस चीज़ को इंडिकेशन दे रहा है कि चीज़ें क्षमता से ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट यही हमें समझाना चाहेंगे कि हमारे जो वायुमंडल की अवशोषण क्षमता है, ये सब क्या हो रही है, इसको ये प्रदूषण को ख़त्म करने में असंभव से सिद्ध हो रही है, ये इसकी कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। और ऐसे में एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, साझी संपदा। ऐसे में कोई एक देश नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों को मिलकर इसके लिए आना होगा और इसे बचाना होगा। अगले पैराग्राफ में हमें बताया गया है सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक तो सामूहिक धरोहर की त्रासदी से हम क्या समझें और मानव जाति की सामूहिक धरोहर से हम क्या समझें। ये दोनों ही बहुत फेमस अवधारणाएं हैं। तो देखो, जो हमारी सामूहिक संपत्ति है तो बात हमें पता चल गई, जो पूरे विश्व की सामूहिक संपत्तियाँ हैं, जैसे ग्लेशियर्स हो गए, हमारे एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन ये बड़ी पैमाने पर इनका नुकसान हो रहा है। तो इसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया क्या, त्रासदी। तो कहीं पर अगर ट्रेजडी आ जाए, वर्ड त्रासदी वर्ड आ जाए तो ये निगेटिव वर्ड है। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी गैरेट हॉर्डिन ने कहा है कि मनुष्य ना चोरों का वंशज है, इसे कुछ करने को मत कहो और यूज़ करने को कह दो। अपनी जेब से एक भी ना चला जाए और सामने वाले पर प्रेशर बना दो। इसी वजह से सामूहिक धरोहर ना शोषण हो रही है। उनके अनुसार आज हमारा समाज अनियंत्रित हो चुका है, संसाधनों को दबा के यूज़ कर रहा है, संसाधनों का शोषण कर रहा है, व्यक्तिगत उपयोग सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। लंबे समय की सोच हमारी है ही नहीं, अल्पकालिक सोच होती जा रही है। हार्डिन ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से घुमंतु प्रजातियों ने चारागाह मतलब होता है घास के मैदान, इनका विनाश किया है। क्योंकि चरवाहों ने अपने फायदे के लिए मवेशियों में वृद्धि कर दी, पशुओं में वृद्धि कर दी, और पशुओं ने चारागाहों को नुकसान करा दिया। तो चारागाह कहते हैं मनुष्य की सामूहिक धरोहर थी, क्योंकि चारागाह खत्म होते हैं तो उस क्षेत्र में ज़मीनें बंजर हो जाएगी। उस क्षेत्र की अगर ज़मीनें बंजर हो जाएगी तो लोग वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी विश्व की साझी संपत्ति उसको नुकसान होगा। और बड़े पैमाने पर क्या होगा, प्रदूषण भी फैलेगा। अगर हमें ऐसी त्रासदी दूर करनी है, ऐसी समस्याएं दूर करनी है, तो हार्डिन ने ये कहा कि हमें लोगों को इसलिए जागरूक करना चाहिए कि ये इनकी सामूहिक धरोहर है। उन्होंने कहा संसाधनों का हमें इसके लिए निजीकरण करना होगा। अगर हम संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देंगे तो वो उसकी सुरक्षा करेंगे और इसका हमें लंबे समय में प्रभाव भी दिखाई देगा। या फिर अगर सरकारी नियंत्रण में रखना है तो हमें ऐसे नियम बनाने होंगे, हमें प्रशासन को मजबूत करना होगा ताकि हम इन संसाधनों को बचा सकें। तो त्रासदी का मतलब समझ में आ गया। त्रासदी का मतलब कुल मिलाकर ये है कि हमारे संसाधनों को जो नुकसान पहुंच रहा है और उसका कारण कौन है, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। ऐसे में कुछ एक शक्ति को ये चाहिए, चाहे वो प्राइवेट शक्ति हो और चाहे गवर्नमेंट, कि वो मनुष्य को रोके, उसे जागरूक करे कि हम बेमतलब प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। फिर आती है मानव जाति की सामूहिक विरासत क्या है। इस बात पर हम ऑलरेडी पहले से चर्चा कर चुके हैं कि मानव जाति की सामूहिक विरासत क्या है। ठीक है, तो मानव जाति की जो सामूहिक विरासत है, तो सामूहिक है तो फिर यही वाली पीढ़ी क्यों प्रयोग करे, आने वाली भी तो पीढ़ी प्रयोग करेगी। तो हमें विकास के ऐसे मॉडल अपनाने चाहिए, सतत विकास के ऐसे मॉडल अपनाने चाहिए जो इस पीढ़ी का ही विकास ना करे बल्कि आने वाली पीढ़ियों का ही विकास करे। ऐसे में सामूहिक धरोहर की त्रासदी के लिए आरोप लगाया जाता है विश्व के विकसित देशों पर कि विश्व के विकसित देशों ने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, विश्व के विकसित देशों ने संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है कि वो क्या करें, पर्यावरण को बचाएं। लेकिन विश्व के विकसित देश अपने निजी हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्रों में तो वो काम नहीं किए हैं, बल्कि वो अल्प विकसित देशों में उन्होंने संसाधनों का दोहन किया है, जिससे नुकसान जो झेलना पड़ रहा है वो अल्प विकसित देशों को झेलना पड़ रहा है। आज जो छोटे छोटे देश हैं ना, ये डंप बनते जा रहे हैं बड़े बड़े देशों के। ऐसे में जो वहाँ का स्थानीय समाज है उसे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए भारत में जो आदिवासी समुदाय हैं, ये अपनी प्रकृति की पूजा करते हैं, ये नेचर को बचाने के लिए आए दिन सरकार से आड़े हाथ लेते हैं, ये अपनी संस्कृति बचाए रखना चाहते हैं। ऐसे में सभी देशों को, ऐसे लोगों को अपनी संस्कृति, अपने पेड़ पौधों से लगाव रखना चाहिए। भारत में कई आंदोलन भी इसके लिए, जैसे चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन। तो सामूहिक धरोहर की त्रासदी और यहाँ पर मनुष्य का सामूहिक सिद्धांत यही कहता है कि सभी देश मिलकर क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अब बात आती है जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। आवश्यकता से अधिक बढ़ना
और जलवायु परिवर्तन जलवायु प्रदूषण में बदल जाना। जब जलवायु परिवर्तन जलवायु प्रदूषण में बदल चुका है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, गर्मी में गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियों में सर्दी बढ़ती जा रही है। जलवायु का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से पता क्या हो रहा है, कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा, मछलियों की संख्या कम होती जा रही है, पक्षियों की प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं। तो ऐसे में वातावरण का एक कुशल प्रशासन होना चाहिए। पूरे विश्व के शासन को, यूएनओ जैसी संस्थाओं को, यूएनडीपी संस्थाओं को, यूएनईपी जैसी संस्थाओं को इसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए। अगले चैप्टर में इसके बारे में और विस्तार से बताएगा, तो मैं यहाँ पर आपका टाइम नहीं ले रहा। 7वें चैप्टर में कुल मिलाकर इसी चीज़ पर चर्चा की जाएगी कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व समुदाय क्या काम कर रहा है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहे हैं उन सम्मेलनों के क्या निर्णय निकल रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इन पॉइंट की चर्चा हम 7वें चैप्टर में करेंगे, यहाँ हम समय खराब नहीं करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6ठे चैप्टर में आपसे मिलते हैं। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।